Good morning students, myself Dhanu Kumar Pandey. Today I am going to start my YouTube channel as I am a student which is also preparing for the NEET. So you can join me if you are interested in NEET bio syllabus, bio whole syllabus. The main way in which I was going to start my video is I will first discuss basic. This contain 1 or 2 lectures in each chapter. So वैसे स्टूडेंट्स जो 9th-10th में पढ़ रहे हैं और उनको बायो में हद से ज़्यादा प्रॉब्लम है वो इस वीडियो को देख सकते हैं. आगे हम लोग उस चैप्टर को पूरे डीप में मेरे नोट्स के द्वारा पढ़ेंगे, जो नोट्स हमने बनाया है. उसके बाद NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ के समझेंगे. तो आज बेसिकली मैं यूनिट स्टार्ट करने वाला हूँ. उससे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. नीट के सिलेबस में 2 यूनिट आते हैं, एक 11th का, दूसरा 12th का. 11th वाले पोर्शन में टोटल 22 चैप्टर्स हैं और 12th वाले चैप्टर में 16 चैप्टर्स हैं. तो हम लोग पहले 11th वाले पोर्शन के एक यूनिट जो कि साइटोलॉजी है उसको स्टार्ट करेंगे. साइटोलॉजी में आपका हम लोग स्टार्ट करेंगे साइटोलॉजी में पहला चैप्टर जो कि है सेल. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसके बेसिक के बारे में समझेंगे. नहीं तो अगर जैसे हम लोग एडिशन नहीं जानेंगे, सब्सट्रैक्शन नहीं जानेंगे, फंडामेंटल ऑपरेशंस नहीं जानेंगे तो मैथ्स में आगे नहीं जा सकते हैं. इसी की तरह से हम लोग अगर बायोलॉजी में बेसिक नहीं जानेंगे तो उसके डीप फैक्ट्स, डीप प्रोसेसेस को कैसे समझ पाएंगे. तो इसकी वजह से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर साइटोलॉजी का जो बेसिक लेक्चर है. ये एक्चुअली 9th-10th का ही है, समझ लीजिए. 9th-10th जैसे साइटोलॉजी ये जो सेल चैप्टर है 9th का है तो हम लोग 9th का लेक्चर बेसिक देखेंगे. उसके बाद 12th का जो भी चैप्टर होगा उसको 10th में मैक्सिमम होता है तो 10th से देख के आगे देखेंगे. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कवरीज. ये सारा लोचा स्टार्ट कहाँ से हुआ. तो हम लोग सेल के बारे में पहले डिस्कस करते हैं. सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट पार्ट होता है हमारे किसी भी लिविंग कंपोनेंट का. जैसे ये घर किससे से बना हुआ है? ये घर छोटे छोटे ईंट से बना हुआ है. हाँ, ईंट से बना हुआ है. बालू जैसे बालू देखें तो बालू से बना हुआ है क्या घर? नहीं बना हुआ है. क्योंकि अगर बालू से हम लोग नापे घर को कि कितने बालुओं से बना हुआ है तो कोई बता सकता है क्या? ऐसे नहीं कर सकता है. या खिड़की दरवाजे ये सब मेन सबसे ज़्यादा हिस्सा इसका ईंट ने कवर किए हुए हैं, या ईंट ही ऐसा सबसे ज़्यादा हिस्से को कवर करता है जिसके बेसिस पर हम लोग नाप सकते हैं कि ये घर कितने ईंट से बना हुआ है. वैसे ही अगर स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो कोई भी लिविंग कंपोनेंट जो होता है वो किससे से बना हुआ है? सेल से बना हुआ है. तो सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट. उसके बाद फंक्शनल यूनिट. जैसे कोई भी लाइफ जो होता है वो 3 चीज़ से बना होता है. यानी अगर कोई जिंदा है तो उसके अंदर 3 चीज़ें पाई जाएंगी. पहला होता है मेटाबॉलिज्म, दूसरा कॉन्शसनेस, तीसरा सेल. यानी अगर किसी के अंदर सेल है तो वो जिंदा है, उसके अंदर कॉन्शसनेस है तो वो जिंदा है, अगर उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वो जिंदा है। अब कॉन्शसनेस किसको बोला जाता है? सेल तो आप लोगों को समझ में आ गया।
इस सेल जिस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कॉन्शसनेस देखो क्या होता है, कॉन्शसनेस होता है रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जैसे हम लोग किसी भी बाहरी बदलाव, जैसे अब ये पंखा मेरे तरफ टूट के आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हट जाएंगे, यानी मेरे इन्वायरमेंट के बाहर में जो बदलाव हो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। उसी रिस्पॉन्स को क्या बोला जाता है, कॉन्शसनेस बोला जाता है, यानी होश। इसको सिंपल भाषा में बोले तो होश। अगर किसी के अंदर होश है, किसी के अंदर सेल है, या उसके अंदर मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जितने तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सारे केमिकल रिएक्शंस के सेट को, यानी सबको एक जगह रख दो, उस सारे रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, मेटाबॉलिज्म। यानी कोई भी चीज़ जिंदा है तो उसके अंदर सेल होना चाहिए, सेल के बाद उसके अंदर कॉन्शसनेस होना चाहिए और उसके अंदर मेटाबॉलिज्म भी होना चाहिए। उसके बाद देखो स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट, यानी अगर हम लोग सेल से छोटे लेवल पे डिवाइड करके देखें, यानी सेल के अंदर या तो सेल मेम्ब्रेन में चले जाएं, सेल वॉल में चले जाएं, या सेल ऑर्गेनेल्स में चला जाए, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, किसी भी लेवल पे चले जाए, तो उस लेवल से हम लोग पूरे बॉडी को, पूरे ऑर्गेनिज्म को कवर कर सकते हैं क्या? अगर उसको यूनिट मान के हम लोग चले तो नहीं कर सकते हैं। तो इसी के लिए हम लोग किसको कंसिडर कर लेते हैं, हम लोग कंसिडर करते हैं सेल को। अगर सेल को कंसिडर करेंगे तो मैक्सिमम बॉडी मास विल बी कवर, एंड वो जो सबसे छोटा यूनिट होगा वो यही मिलेगा हम लोगों को। इससे छोटे लेवल पर हम लोग कोई भी चीज़ को यूनिट नहीं मान सकते हैं। इसके बाद देखिए डिस्कवरी कब हुआ सेल का। सेल के डिस्कवरी का हम लोग बात करें तो सेल को सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुक ने। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने कब देखा था? तो 65 में। कब देखा था? 1665 में। रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क को, जैसे पहले बॉटल में ढक्कन नहीं होता था, उसमें स्टॉपर लगाया जाता था, वो स्टॉपर कॉर्क का बना होता है। हम लोग जब पढ़ेंगे एनाटॉमी पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि कौन से रीजन को कॉर्क बोला जाता है, किसको पिथ बोला जाता है, किसको कैम्बियम बोला जाता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो रॉबर्ट हुक जब कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे थे तो इनको क्या दिखा? छोटा छोटा रूम जैसा, कंपार्टमेंट जैसा हिस्सा दिखा। वो इस छोटे यूनिट को लैटिन में बोल दिए सेला। क्या बोलिए? सेला, यानी स्मॉल रूम। क्या बोल दिए? स्मॉल रूम। तो स्मॉल रूम को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है। अब देखो ये जो सेल देखे थे वो सेल था, एक्चुअली में वो सेल डेड सेल था। क्यों डेड सेल था? क्योंकि वो जो सेल था उसके बाहर का ही लेयर से बचा हुआ था, उसका साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस साला खत्म हो चुका था। तो वो सेल जो था वो लिविंग सेल नहीं था। तो फिर क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले तब सेल को देखा किसने? तो सेल को सबसे पहले देखा एंटन वॉन लियनहुक ने। एंटन वॉन लियनहुक ने सबसे पहले सेल को देखा। उन्होंने सबसे पहले स्पर्म को देखा, उन्होंने सबसे पहले प्रोटोजोआ को देखा, उन्होंने ही सबसे पहले बैक्टीरियाज को देखा। तो ये हो गया हम लोग का बेसिक सेल का डिस्कवरी। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेल का साइज, शेप, ये सब क्या होता है। जैसे कि ये टॉपिक कोई टॉपिक ही नहीं है, क्योंकि सेल का साइज जो होता है वो वास्टली वेरिएबल होता है, इतना ज़्यादा वेरिएबल होता है हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे इस तरह का सेल होता है क्या? हाँ होता है। इस तरह का सेल होता है क्या? हाँ होता है। हर एक तरह का सेल होता है। यानी सेल का शेप क्या होता है? डिसाइडेड नहीं है, साइज भी डिसाइडेड नहीं है, वो ब्रांच होता है। फॉर एग्जाम्पल नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ब्रांच होते हैं। वो हमेशा स्पेरिकल होता है, लैक्टोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, लैक्टोकोकाई, बहुत सारे तरह का। वो किसी भी शेप का, रॉड शेप का होता है, वो डिस्क शेप का होता है, वो किसी भी तरह के शेप का हो सकता है। अब 2-3 चीज़ आएगा कि स्मॉलेस्ट सेल किसको बोला जाता है, स्मॉलेस्ट सेल क्या है या किसको बोला जाता है। स्मॉलेस्ट सेल होता है आपका माइकोप्लाज्मा। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। ये हम पूरे ऑर्गेनिज्म का बात कर रहे हैं। स्मॉलेस्ट सेल क्या हो गया? माइकोप्लाज्मा। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट मैन या ह्यूमन सेल बोले तो स्पर्म हो गया। अब देखिए सेल जो होता है वो नेकेड आई से नहीं दिखता है। सेल कैसे नहीं दिखता है? नेकेड आई से। लेकिन इसका एक्सेप्शन है एग। एग इज ऑल्सो ए सेल।
एज वी नो व्हेन द मेल गैमेट फ्यूज विथ फीमेल गैमेट देन जाइगोट इज फॉर्म। और जाइगोट क्या होता है? यूनिसेल्ड होता है। जाइगोट क्या होता है? यूनिसेल्ड होता है। तो सेल एक तरह से एग्स जो होते हैं वो क्या हो गए? जाइगोट हो गए। तो जाइगोट क्या होगा? यूनिसेल्ड होगा। यानी कोई भी जाइगोट, सिंपली कोई भी जाइगोट यानी कोई भी एग क्या होता है? लिविंग होता है। अब एग अगर लिविंग होगा तो इसका मतलब हम लोग उसको देख सकते हैं। या बहुत सारे प्रोटोजोआज भी, जैसे आज हम लोग की मैम ने बताया कि बहुत सारे प्रोटोजोआ जो होते हैं वो भी लिविंग होते हैं। हम डिग्री 2 में हैं अभी ग्रेजुएशन में, उसमें मैम ने बताया कि प्रोटोजोआ बहुत सारे होते हैं जिसको हम लोग सिंपल आई से भी देख लेते हैं। सिंपली पॉन्ड के पानी को लेके अगर एब्जॉर्ब करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप से वो दिख जाएगा। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप को डिसेक्शन माइक्रोस्कोप भी बोला जाता है। उसके बाद हम लोग आएंगे, हाँ, तो उसके बाद लार्जेस्ट पे आए अगर हम लोग, तो लार्जेस्ट सेल क्या होता है? ऑस्ट्रिच एग। देखिए सबसे बड़ा सेल हुआ एग्स, क्योंकि एग्स क्या होते हैं? जाइगोट होते हैं। जाइगोट इज ऑल्सो ए सेल। लेकिन अगर हम लोग सबसे लार्जेस्ट सेल पे जाए एग के अंदर, तो एग के अंदर सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? सबसे बड़ा अंडा होता है ऑस्ट्रिच का। ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट एग। Thus we can say that ostrich eggs is the largest cell. Ostrich egg क्या है? Largest cell है। अब largest male cell का बात करें यानी human cell का बात करें तो largest human cell होता है ओवा, यानी फीमेल गैमेटेरिया, यानी फीमेल का जो गैमेट होता है उसको क्या बोला जाता है? ओवा। वही क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। उसके बाद हम लोग आए तो हम लोग अब 11th के सिलेबस पे जाएंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा और कुछ बता देते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट उस पर चल जाएंगे। कोई टर्मिनोलॉजीज हैं जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकता है वो हम बता देते हैं, जैसे ऑस्मो रेगुलेशन, उसके बाद थर्मो रेगुलेशन। इससे पहले आप लोग पढ़ लीजिए, डिफ्यूजन। हाँ, एक चीज़ आपको हम बताना भूल गए हैं कि हम जो भी पढ़ाएंगे वो यहाँ पे डिस्कस होगा सर। इट्स अ डिस्कस्टिव क्लास। इसमें सारा चीज़ डिस्कस किया हुआ रहेगा। हम आपके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टा पे आपको जहाँ भी नोट्स चाहिए हम प्रोवाइड करवा देंगे। सारा नोट्स चैप्टर वाइज आपको डाला हुआ रहेगा, यानी नोट्स के लिए आपको कहीं भी, वो भी हैंडमेड नोट्स मेरे द्वारा। मैं पर्सनली भी पूरे कंटेंट के थ्रू गो आउट जाऊँगा। उसके बाद नीट का प्रीवियस सिलेबस देख के उसके बाद आपको मैं सारा आपको करवा दूंगा, यानी आपको नोट्स बनाने का कोई जरूरत नहीं है। अरे ये मेन चीज़ होता है समझना। अब बच्चा समझ भी रहा है, लिख भी रहा है, लिखने का अलग टेंशन, इतना लेक्चर है, उतना लेक्चर है आपको। और हाँ, आपको जो भी डाउट, सिंगल डाउट, आई विल बी देयर फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई कॉस्ट नहीं आपको पे करना है, हम आपके हर एक डाउट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले डिफ्यूज़न क्या होता है? तो डिफ्यूज़न होता है कोई कहीं भी अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है और उसके बगल में कुछ नहीं है, तो नेचर का ऐसा सिद्धांत है कि वो ज़्यादा वाले जगह से कम वाले जगह पे चला जाता है, तो उसी को बोला जाता है डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होता है, SPM से होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसा मेम्ब्रेन होता है जिसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ वाटर मूव कर सकता है। ऐसा मेम्ब्रेन जिसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ वाटर मूव कर सकता है उसको क्या बोला जाता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, RO में क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, वो भी हम बता देंगे। ठीक है, तो SPM यानी सेमी परमिएबल, जहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या जा सकता है? वाटर। ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है कि कोई भी चीज़ नेचर में ऐसा हो जो सेमी परमिएबल हो। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक सेम टू सेम हमारे जितने भी मेम्ब्रेन्स होते हैं उसे मिलती हैं, इसी की वजह से। नहीं तो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ और सिर्फ कौन सा पास आउट करेगा? वाटर पास आउट करेगा। उसके बाद देखिए डिफ्यूज़न क्या होता है? तो किसी भी सब्सटेंस के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना या जाना, फ्लो करना, वो हो गया डिफ्यूजन। उसके बाद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो ऐसा मेम्ब्रेन जिससे सिर्फ और सिर्फ वाटर जाए। तो अगर डिफ्यूजन इस मेम्ब्रेन के थ्रू होगा तो उसको बोला जाता है ऑस्मोसिस। उसको क्या बोला जाता है? ऑस्मोसिस। अब यहाँ देखिए ऑस्मोसिस से आया है ऑस्मो। ठीक है, तो ऑस्मोसिस से जब ऑस्मो आया तो ये ऑस्मो क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन, यानी ऑस्मोसिस का रेगुलेशन। तो ऑस्मोसिस के रेगुलेशन पे क्या होगा? यानी ऑस्मोसिस को रेगुलेट किया जाएगा। अब देखिए कोई भी सेल है वो कहाँ है? पानी के अंदर है। सपोज दैट देयर इज अ सेल विच इज इमर्ज और विच इज फ्लोट ओवर द वाटर, देन
वाटर कंटेंट जो बाहर में होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, अंदर में क्या होगा, बहुत कम होगा। तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, बाहर से अंदर। इसकी वजह से सेल फूल जाएगा और फूल के फट भी सकता है। जैसे हम लोग रेजिन या पडिंग यानी किशमिश जो हम लोग खीर में डालते हैं वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, फट जाता है। तो सेल तो फट जाएगा, तो इसको कुछ सेटलमेंट करना पड़ता है। नेचर इसके साथ इसको एक गुण दे दिया कि चलो भाई तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम्स है तो तुमको हम एक गुण देते हैं। इसको क्या है कि अब ये जो भी पानी लेता है वो वैक्यूल्स बना के बाहर फेंक देता है। तो यानी ऑस्मो का रेगुलेशन कर रहा है, ऑस्मोसिस को रेगुलेट कर रहा है। ऑस्मोसिस से पानी आ रहा है लेकिन फिर भी ये फूल नहीं रहा है। इसका मतलब ये पानी को क्या कर दे रहा है, वैक्यूल्स बना के बाहर फेंक दे रहा है। उसके बाद ये थर्मो रेगुलेशन, थर्मो मीन्स हीट, रेगुलेशन मीन्स रेगुलेट करना। अब हीट को रेगुलेट करने के लिए सबसे मेन, हम लोग 9th क्लास में ही पढ़ोगे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, कि सबसे मेन जो होता है वो क्या होता है, सबसे मेन होता है जैसे देखिए 2 चीज़ होती है, एक होता है वेपोराइजेशन और एक होता है इवोपरेशन। तो सबसे मेन जो होता है जो कूलिंग करवाता है वो इवोपरेशन होता है, क्योंकि नेचर में अगर कहीं, अच्छा बताओ कहीं पे भी ऐसा पानी है क्या जो 100 डिग्री पे बॉयल कर रहा है? नेचर में ऐसे नहीं कि हम लोग स्टोव पे बैठा दिए, सर देखिए सर हम बैठा दिए स्टोव पे गर्म हो रहा है, ऐसे नहीं। हम लोग को ये बताना है कि नेचर में क्या 100 डिग्री पे पानी बॉयल करता है? नहीं। तो 100 डिग्री पे होगा तो वेपोराइजेशन, उससे नीचे होगा बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, दैट्स मीन्स इवोपरेशन। तो इवोपरेशन के थ्रू हम लोग थर्मो को यानी हीट को रेगुलेट कर सकते हैं। तो थर्मो रेगुलेशन यानी हीट का रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन यानी किसका रेगुलेशन, हाँ जेन्युइनली वाटर का रेगुलेशन। यानी ऑस्मोसिस से सिर्फ वाटर जाता है और वाटर डिफ्यूजन होता है जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसको ऑस्मोसिस बोला जाता है। तो ऑस्मोसिस से ऑस्मो रेगुलेशन हो गया। उसके बाद आइए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन टॉपिक। आज ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि हम अभी टाइम करीब 5:30 बज रहा है, तो अभी बहुत सुबह हो गया है, रात भर हम जगे हुए, तो उतना आपको टाइम नहीं दे पाएंगे। कल से रेगुलर 1 या 2 लेक्चर डेली मिलेगा, असाइंड होगा आपको डेली। आपका सिलेबस नवंबर तक डिस्कस करके नोट्स के साथ, टेस्ट के साथ सारा ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करना है, पैसा ये सब कुछ नहीं सोचना है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, सारा इंस्टा का, फेसबुक का, ट्विटर का, जिस चीज़ का लिंक चाहिए आपको सारा लिंक दे देंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, कमेंट करिएगा, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और उस पर सारा नोट्स, सारा लेक्चर्स, सारा लिंक दिया हुआ रहेगा। और कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अपना प्योर साइटोलॉजी स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? प्योर साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी, साइटो यानी सेल और लॉजी मीन्स स्टडी यानी सेल का स्टडी। तो जब हम लोग सेल को स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? साइटोलॉजी। अब फादर ऑफ साइटोलॉजी, देखो जिंदा सेल हो, मरा हुआ सेल हो, किसी भी तरह का सेल हो, लेकिन सेल को डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। किसको बोला जाएगा? रॉबर्ट हुक को। और लेकिन लिविंग सेल को कौन डिस्कवर किया था? एंटन वॉन लियनहुक ने। ठीक है, और जितना भी ये डिस्कवरीज हैं ये सब किस लेवल पे है? लोअर लेवल पे यानी स्मॉलर लेवल पे। तो स्मॉलर लेवल पे क्या चाहिए होगा? माइक्रोस्कोप। ठीक है, हाँ लेकिन देखिए रॉबर्ट हुक ने सिर्फ और सिर्फ सेल खोज दिया तो उनको पूरा श्रेय नहीं दिया जा सकता है। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी स्वेंसन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? स्वेंसन को। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी इज स्वेंसन। अब आइए हम लोग सेल को एक नेचुरल वे में सेल के गो थ्रू चले जाते हैं। तो देखिए प्लांट सेल में सबसे पहले होता है सेल वॉल। क्या होता है? सेल वॉल। हम लोग ये नहीं जाएंगे कि ये सर्कुलर बना दिया, वैसे ही जा रहे हैं बस। उसके अंदर होगा सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद होगा साइटोप्लाज्म, उसके बाद न्यूक्लियस। यानी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड लास्ट वन इज न्यूक्लियस। अब देखिए सेल वॉल जो होता है वो डेड होता है। हाँ, तो यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा डाउट आ गया कि सेल वॉल अगर डेड होता है तो सेल जिंदा कैसे है भाई? अरे भाई साहब हम जिंदा हैं, हम शर्ट पहने हुए हैं, तो हम मर गए क्या?
देखिए इसके लिए सेल वॉल क्या होता है, जिंदा नहीं होता है। तो हाँ, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सेलुलर लेवल पे तो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि अगर सेल है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शसनेस है तो वो जिंदा है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन सब सेलुलर लेवल पे, यानी सेल से जब छोटा है, यानी सेल के अंदर की किसी चीज़ का पता करना है कि वो जिंदा है कि मरा हुआ है, तो कैसे डिसाइड करेंगे? उसके लिए सिर्फ एक चीज़ आता है, एक चीज़ को रिमूव कर देते हैं, सिर्फ इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। यानी कोई भी सेल के अंदर का चीज़ के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और वो कॉन्शस्ड है, यानी उसके अंदर होश है, तो वो क्या हो गया, जिंदा है। तो सेल वॉल में होश नहीं होता है, सेल वॉल में केमिकल रिएक्शंस नहीं होते हैं। जैसे प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि बचाता है, क्योंकि प्लांट स्टैटिक होते हैं इसीलिए इनको एडिशनल लेयर गॉड ने दे दिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेल मेम्ब्रेन जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, उसका मॉलिक्यूल्स इधर उधर जाते रहता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी बेसिक। उसके बाद साइटोप्लाज्म इज द अरेना ऑफ ऑल द सेलुलर एक्टिविटी। इसके अंदर जितने भी रंग भूमि बोला जाता है, इसके अंदर जितनी सारी घटनाएं सब यहीं पे होता है, या सेंट्रल डोग्मा हो, चाहे आपका मतलब किसी भी मॉलिक्यूल्स, किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन हो, न्यूक्लियस से डायलॉग हो, कुछ भी सारा चीज़ किससे होता है, उसके बाद होता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब हम लोग